हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज से हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए और डेली हम ऐसे ही न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। और हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारा यह सब्जेक्ट होगा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको डेली पढ़ाएंगे, लेसन वाइज पढ़ाएंगे और संपूर्ण महेश कुमार वर्णवाल जो बुक है उसका निचोड़ आपके समक्ष रखेंगे। और यह पूरा निचोड़ आपको UPSC, PSC, रेलवे, SSC ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आज हमारा पहला लेक्चर है और ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इंडियन ज्योग्राफी में। तो आज हमारा रहेगा लेसन 1, संपूर्ण भारत का भूगोल, महेश कुमार वर्णवाल का निचोड़। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। दोस्तों, चैनल का नाम है GKGS बाय राज सर, GKGS बाय राज सर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक में। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे हम ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप ध्यान से पढ़िएगा, हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे इसमें और संपूर्ण यह बुक का निचोड़ मिलेगा आपको। किसी भी एग्ज़ाम में इंडियन ज्योग्राफी से आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यह हमारी श्योरिटी है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति, हम इसके बारे में जानते हैं। पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता, दोस्तों भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, संस्कृति और विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। देखिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाम आर्यावर्त मिलता है। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। यह जो नाम है, उत्तर भारत में जो आर्य बसे हुए थे उनके नाम पर आर्यावर्त रखा गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष, भारत का नाम कहलाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। आप सभी जानते हैं, वैदिक जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, उनका निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, देखिए हिंदू नदी किसने कहा? सिंधु नदी को ईरानियों ने कहा। इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया दोस्तों? तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। तो इंडिया नाम किसने दिया? यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इंडिया नाम किसने दिया है? तो यूनानियों ने दिया है। और हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? तो ईरानियों ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति एवं विस्तार, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल मतलब थार का मरुस्थल, कच्छ का रेगिस्तान, कच्छ का रण बोलते हैं, वह अवस्थित है भारत में, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणी। बहुत इम्पोर्टेंट है, सुलेमान श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान श्रेणियाँ अवस्थित है। उत्तर पूर्व में हिमाचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बहुत बार क्वेश्चन आता है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों कौन कौन से देश आते हैं? पहला तो आ गया भारत, दूसरा है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। देखिए, भारत के जो स्थल सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से छूटे हैं इसमें? मात्र अफ़गानिस्तान और म्यांमार, ये 2 देश उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आते। बाकी जो जलीय देश हैं मालदीव और श्रीलंका, इन 2 देश को जोड़ लिया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े देशों का क्रम देखिए। भारत का क्षेत्रफल कौन से नंबर पे पड़ता है? तो आइए आज जानते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पहले हम पढ़ते थे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नया डेटा के हिसाब से माना जाता है कि रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और लास्ट में आता है 8वां में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश है, वह देश 8वें नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत की अवस्थिति पढ़ लेते हैं। भारत, एक मिनट, चलिए। भारत अक्षांशीय देशांतरी दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर, देखिए भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से अपने को उत्तर की ओर जाना है, तो दक्षिण में कहाँ से? 8 डिग्री 40 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वहाँ तक अपना उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। ये भारत की जो उत्तरी अक्षांश है उसका विस्तार माना जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और पश्चिम से पूर्वी जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये भारत का भौगोलिक जो सीमाएं हैं, जो रेखाएं खींची गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उसके अंतर्गत हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण से विस्तार, देखिए भारत का जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे नीचे आता है। भारत का मुख्य भूमि नहीं बोल सकते हम, भारत का जो हिस्सा है, वर्तमान जो हिस्सा है भारत का, तो वहाँ से अगर हम देखें दोस्तों तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसके आगे हमने अभी क्या पढ़े थे? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या पढ़े थे दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट, ये देख लीजिए आप, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे क्या दिया है अपने को? 6 डिग्री 4-5 मिनट, मतलब 45 मिनट। चलिए अब ये हमारा हो गया है एक पेज कंप्लीट। हम थोड़ा सा मैप के बारे में जानकारी ले लेते हैं, मैप देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैप में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि अफ़गानिस्तान जो हमारा भारत देश है, भारत देश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कौन स्थलीय सीमा साझा करता है, और हम जलीय सीमा भी देखेंगे। तो स्थलीय सीमा में कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले आता है पाकिस्तान, फिर आता है दोस्तों अफ़गानिस्तान, फिर आता है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश।
तो कितने हो गए दोस्तों, देश कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 7 है। आप याद रखिए कितनी है? 7 है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान से चालू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थलीय सीमा लगती है वह कितने किलोमीटर है दोस्तों? तो वह पड़ेगी हमको 3323 किलोमीटर। हमको ऐसे याद नहीं रखना है, 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह सबसे स्थलीय सीमा में सबसे कम दूरी का सीमा साझा करने वाला देश है अफ़गानिस्तान। फिर चलते हैं हम दोस्तों चाइना। तो चाइना दोस्तों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो देखिए चाइना की जो सीमा आती है, चाइना की सीमा कहाँ से आती है? यहाँ से आएगी अपनी चाइना की सीमा, यहाँ तक आएगी। फिर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा भी यहाँ से, ये पूरा काउंट करने के बाद ही ये 3488 किलोमीटर की सीमा बनती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है दोस्तों यहाँ से, ये आप देख सकते हैं मैप में नेपाल की। ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम राज्य है यहाँ पे। तो नेपाल की सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा लगती है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान देखे 3323, अफ़गानिस्तान 106, चीन 3488, नेपाल 1751। उसके बाद आता है भूटान 699 किलोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है किसी भी देश के बारे में पूछ लेता है कितनी सीमा साझा करता है। तो 699 भूटान सीमा साझा करता है। और फिर आता है दोस्तों म्यांमार। तो म्यांमार कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों उत्तर से दक्षिण की दूरी। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, कितने किलोमीटर का विस्तार है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा चालू होता है दक्षिण से, देखते हैं उत्तर से देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से। तो दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे, यहाँ से अगर हम जाते हैं 8 डिग्री, ये लाइन देखिए आप, 8 डिग्री 4 मिनट पे अगर हम जाते हैं तो हमको कितने किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों? ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ तक ये लाइन आई है। तो इसका जो विस्तार है 3214, मतलब 3214 किलोमीटर का विस्तार है। अगर हम चलें उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर कितना मिलेगा अपने को? पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगा 2933 किलोमीटर। कितना मिलेगा दोस्तों? 2933 किलोमीटर मिलेगा। ये देख सकते हैं आप। इसका विस्तार भी हमने आपको बता दिए थे पहले कि इसका विस्तार कितना है, 68,7 से 97,25, 68,7 से 97,25। तो दोस्तों इसका विस्तार पूर्व पश्चिम गलियारा भी बोल सकते हैं हम, लेकिन इसको हम गलियारा नहीं बोल सकते। गलियारा हम जो रोड रहती है नेशनल हाईवे रहता है, उसको हम गलियारे के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो विस्तार है पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर इसका विस्तार पड़ता है। चलिए इसमें जानते हैं और कुछ जानते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो जो भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु पड़ता है अपना, तो अंतिम उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और यह कहाँ पे है? उच्चतम बिंदु बोलते हैं। यह लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? लद्दाख में पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? लद्दाख। ये इंदिरा कॉल है, यहाँ पे लद्दाख में पड़ेगा, उत्तरम बिंदु है। और दक्षिणतम मुख्य भूमिका, दक्षिणतम बिंदु बोले भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन के नाम से इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले, मुख्य भूमिका नहीं,
भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले तो दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। इसी को हम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसके अन्य नाम मिलते हैं। चलिए, भारत के इधर साइड में पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी पड़ती है और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों इधर पड़ेगा हमारा अरब सागर, पश्चिम की ओर पड़ेगा अरब सागर। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ेगा, तो किबिथु नामक स्थान है, तो पूर्वोत्तर बिंदु कहते हैं इसको, किबिथु, ठीक है। और अगर हम पश्चिम बिंदु देखें तो गौर माता भी मिलता है नाम, और एक नाम मिलता है सर क्रिक, दो नाम मिलते हैं। गौर माता गुजरात में पड़ेगा, ये पश्चिम बिंदु है गौर माता, या क्या मिलेगा, सर क्रिक। क्या मिलेगा दोस्तों, सर क्रिक मिलेगा। चलिए आगे हम और जानेंगे इसके बारे में, और छोटी सी एक जानकारी और जान लेते हैं। भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा किसको बोलते हैं, जलीय सीमा वाला। तो पूरी तट रेखा मिला के कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, तो 7516.6 किलोमीटर। कितनी बनती है दोस्तों, 7516.6 किलोमीटर। तो देखिए आपको हम सीमा बना के बताते हैं। भारत की जलीय सीमा, हमारी भारत की जलीय सीमा लग जाती है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, ये जलीय सीमा है, यहाँ तक जाएगा ये। और इधर फिर हमारा ये छोटा सा राज्य भी पड़ जाएगा त्रिपुरा। और उसके बाद हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जो तटीय रेखा है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और लक्षद्वीप की जो सीमा है, जो हमारा लक्षद्वीप यूटी है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर आपको बोला जाए कि इनको छोड़ के कितने किलोमीटर है तट रेखा, तो 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जलीय सीमा पड़ती है। बाकी महेश कुमार वर्णमाल में और दूसरा डेटा है, हम आगे इसमें विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये आपको हमने बता दिए हैं। इंदिरा कॉल है जो कि कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कैमोरिन है जो कि कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये हमने आपको बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। भारत का सबसे, ये आपको हमने अभी बता चुके हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ेगा, अब हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में पड़ेगा, जो कि अभी डूब चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप है, जहाँ पे दक्षिणतम बिंदु स्थित है इंदिरा पॉइंट। यह 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले क्या बोलते थे, देखिए नाम आ गया, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 876 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है। भूमध्य रेखा से जो अपना इंदिरा पॉइंट है, इसकी दूरी कितनी है दोस्तों, तो 876 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए उत्तरम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, कहाँ पे पड़ेगा, लद्दाख में। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, गौर माता, गुहार मोती भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सर क्रिक भी बोलते हैं। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है, कहाँ पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये पड़ेगा कन्याकुमारी, कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। इसी को क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या कौन कौन सा है, कैसे काम करता है, और
कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितना समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। तो आगे देखते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, आपको याद रखना है 111.12 किलोमीटर। कितनी? 111.12 किलोमीटर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर देखा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 अक्षांशों के बीच की दूरी है दोस्तों 111.2 किलोमीटर, और देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, 3214 उत्तर से दक्षिण विस्तार, 2933 विस्तार पूर्व से पश्चिम है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा कितना 0, 10 में से 3 गया, माफ़ कीजिए 281 आएगा ना, 3214, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, लेकिन ये विस्तार आता है 281 किलोमीटर का। चलिए हम आपको बताते हैं भी कैसे है। 281 किलोमीटर का विस्तार है। देखिए दोस्तों, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 3 गया 8, सही तो कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास बचा 1, ये आ गया 31 में से 29 गया 2। तो देखिए 281 किलोमीटर का अंतर है इन दोनों के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। कर्क रेखा, या इसी को हम क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से जाती है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यह 8 राज्य पड़ते हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर यह रेखा गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश क्या है कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में विभाजित बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये 2 नाम से जानते हैं हम, उपोष्ण कटिबंध और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है आइए देखते हैं। दोस्तों केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लद्दाख लेह में यह अंतर 5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में क्या होता है, अत्यधिक ठंड भी पड़ती है। तो
तो दोस्तों इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत कैसी है, लंबवत मतलब सीधी पड़ती हैं और सूर्यताप अधिक मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार कैसे देखें, तो दोस्तों देशांतरी विस्तार का प्रभाव 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखा को भारत की मानक देशांतर समय रेखा बोलते हैं, है ना। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं मानक मध्याह्न रेखा। तो दोस्तों मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से होकर गुजरती हो तथा 7.5 का गुणांक हो, मतलब 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो, है ना, समय का अंतर हो, 30 मिनट का समय का अंतर हो। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है दोस्तों, 4 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर, ये कहाँ से गुजरती है, लंदन से। तो वहाँ से 5.5 घंटा आगे समय रहता है हमारा भारत का समय। मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमें पूर्व की ओर जाने पर समय कैसा होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर हम पीछे जाएं तो घटा हुआ प्रतीत होता है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है। जबकि पूर्वी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी है की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता और पूर्वी बिंदु किबिथु के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच जैसे कि 30 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 30 डिग्री 120 मिनट यानी 2 घंटा। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो रूस में पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। 6 मानक समय हैं। अमेरिका में कितने जोन हैं दोस्तों, हमारे यहाँ एक ही जोन है। कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो अमेरिका में कितने हैं दोस्तों, तो 6 कटिबंध क्षेत्र अमेरिका में पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों जनांकीय एवं भौगोलिक आकार देखते हैं भारत का। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो वह भारत हो चुका है। लगभग 145 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4, देखिए यहाँ पे 2.4 है, लेकिन ओरिजिनल जो डेटा मिलता है 2.42 मिलता है, 2.42 मिलता है। आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ देखने का नहीं है, हमने पहले ही समझ चुके हैं मैप के माध्यम से।
आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मतलब कि जो स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं उनकी लंबाई की बात चल रही है। कितनी किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, यहाँ देखिए दोस्तों, डेटा है 5,422.60, लेकिन कहीं डेटा मिलता है 6,100 किलोमीटर। तो ये भी सही है। और महेश कुमार वर्णमाल में दिया है तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। इससे सभी लोग तैयारी करते हैं। यूपीएससी पीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो सभी इसी से तैयारी करते हैं। तो हमको ये डेटा भी याद रखना है, 5,422.60 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर जो समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई हो जाती कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। ये हमने आगे पढ़ चुके हैं। इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात राज्य पड़ेगा। कौन सा राज्य पड़ेगा दोस्तों? गुजरात राज्य पड़ेगा। गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। देखिए दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसा? भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम भाग को अरब सागर कहा जाता है। अब देखिए, प्रायद्वीप क्या है, पेनिनसुला क्या है? तो वह स्थलखंड जो तीनों ओर जल से घिरा हो। इसकी भाषा में देखें तो यह स्थल का वह भाग होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है कि जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। देखिए, भारत की उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला हो गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत के मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। अब अंतरीप क्या है हम आपको आगे समझाते हैं। इसे अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया है। चलिए देखते हैं अंतरीप क्या है दोस्तों। तो अंतरीप क्या होता है? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा हिस्सा। देखिए, ये अपना भारत का है, माफ़ कीजिए, ये अपना भारत का हिस्सा है। ये यहाँ पे आएगा कन्याकुमारी। यहाँ पे कन्याकुमारी, जो अब ये समुद्र है पूरा। तो यहाँ पे जो समुद्र, जो सकरा हिस्सा है ये वाला, ये सकरा हिस्सा समुद्र की ओर है, जो पतला है। कैसा है? पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतरीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरीप बोलते हैं। चलिए अब हम आपको मैप के द्वारा समझाते हैं, मैप के द्वारा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है जलीय सीमा, मतलब समुद्र सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा राज्य आएगा कौन सा? गुजरात। यहाँ से है जलीय सीमा, ये गुजरात राज्य है। और यहीं पे कच्छ का तट है ना। और फिर आता है दमन एवं दीप, यहाँ पड़ जाएगा। और यहाँ पे पड़ेगा हमारा काठियावाड़ का तट। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य आता है, फिर गोवा आता है, कर्नाटक आता है, ये केरला आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और माफ़ कीजिए तेलंगाना नहीं आता, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता है। तो इतने जो राज्य हैं ये समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं हमने देख लिए हैं। कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो भारत की
समुद्री सीमा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा तट से लगे हुए हैं। पश्चिम की ओर 5 राज्य हैं पश्चिम तट पे। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 4। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं दोस्तों, दमन से, कहाँ से? दमन यहाँ पड़ेगा। दमन से गोवा तट, गोवा तक कौन सा तट है? इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं दोस्तों? कोंकण तट। अब हम गोवा से लगाते हैं कन्नड़ तक। गोवा से कन्नड़ तट कौन सा है? कन्नड़ तट है केरल तक। और केरल के कन्नड़ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो ये कौन सा आता है? मालाबार तट आता है। हमारा कौन सा तट आता है दोस्तों? मालाबार। अब कन्याकुमारी से हम जाएंगे कहाँ? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी तक पड़ेगा कौन सा? कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से महानदी यहाँ पे आएगी। उड़ीसा में महानदी है, तो महानदी यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इसको हम उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और उत्तरी सरकार तट के ऊपर चलें तो ऊपर में हम महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक, यहाँ स्वर्णरेखा नदी बहती है, उसको बोलते हैं वेगा तट या कोंकण तट के नाम से भी हम जानते हैं। पहले तो यहाँ पे उत्कल तट पड़ेगा। उत्कल तट के बाद ऊपर जाएगा तो बेगा तट के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे उत्तरी सरकार तट, उसके ऊपर आएगा उत्कल तट जाएगा, उसके ऊपर जाएगा बेगा तट। तो इस प्रकार हमने भारत की स्थिति देखे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। हम संपूर्ण ज्योग्राफी, संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी महेश कुमार बर्णवाल बुक से हम आपको पूरा 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी बुक कवर अप कर पाएंगे, और आपको कभी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। हम आपको एकदम पक्का कर देंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।